ऑलराइट गाइज, एक और न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाइए। इस मूवी का नाम है रायन, जो कि नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी धनुष का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी आई हुई ऑलरेडी वाथी, कर्णन, गैंग्स ऑफ गोदावरी, ये मूवी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल दी है। अगर आप भी धनुष के फैन हैं देन उन मूवीज को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें गाँव दिखाया जाता है और एक ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी करने वाली होती है। और यहाँ पर हम उस परिवार को भी देख पाते हैं जिसके अंदर एक उसका पति और 3 ऑलरेडी लड़के होते हैं। सबसे बड़े वाले भाई का नाम काथवा रायन, उससे छोटे वाले का नाम मुत्तु रायन और 3rd नंबर वाले का नाम होता है मानिक रायन। बड़ा वाला कहता है कि अब जो बच्चा होगा मैं तो चाहता हूँ कि लड़की हो, क्योंकि मुझे एक बहन चाहिए। वहीं पर मुत्तु और मानिक कहते हैं कि एक और भाई हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्रिकेट खेलने में आसानी रहेगी। और जब बच्चा पैदा होता है तो हम सभी देख पाते हैं कि वो एक लड़की होती है। नेक्स्ट डे उसका नामकरण करने के लिए यहाँ पर पुजारी जी आए हुए थे। तो रायन कहता है कि मेरी बहन है, नाम तो मैं ही रखूंगा। तो पुजारी जी कहते हैं कि आपका लड़का बड़ा होशियार है, इसे तो हाथ पैर बांधकर नदी में भी फेंक दो तो वहाँ से वापस आ जाएगा। इस लड़की का नाम काथवा रायन से ही रखवाया जाए। तो माँ कहती है कि किसी अच्छा देवी का नाम सोचकर अपनी बहन का नाम रखना। तो आकर काथवा रायन उसके कान में कहता है दुर्गा दुर्गा दुर्गा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर वो माता पिता घर को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए शहर की ओर निकल जाते हैं। मगर 2 दिन हो जाने के बावजूद भी जब वो लौटते नहीं हैं तो काथवा रायन अपनी छोटी बहन को पुजारी जी के पास लेकर जाता है और बताता है कि मेरे माता पिता 2 दिन पहले घर से बाहर गए थे मगर अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। क्या पता उनके साथ कोई हादसा हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई अनहोनी। जिस पर पुजारी कहता है कि बेटा तू टेंशन मत ले, कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह ले, मैं यहाँ से किसी को शहर भिजवाता हूँ जो कि आकर सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द दे देगा। अब यहाँ पर पुजारी ने इन बच्चों को बेचने के बारे में सोच लिया होता है और किसी के साथ वो इस बारे में डील भी कर रहा था, मगर रायन ये सारी बातें खड़ा खड़ा सुन लेता है और वो अपने भाई बहनों को जगाकर कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। इतने में ही पुजारी यहाँ पर आ जाता है और छोटी बच्ची दुर्गा को खींचने लगता है। इसी बीच बड़ा भाई रायन हाथ में कोयता लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। और इसी छीना झपटी में पुजारी जी का गला कट जाता है। अब यहाँ से इन्हें भागना ही सही समझ में आता है, इसलिए ये लोग बस का इंतजार करने लगते हैं। मगर बस आने वाली थी रात के करीब 9 बजे, इस वक्त थी 7 बजे, इसलिए ये चालाकी से एक पेड़ गिरा देते हैं और जो सब्जी वगैरह ले जाने का ट्रक था वहां से गुजरता है। तो उस पेड़ को हटाने के चक्कर में ये पीछे से चारों बच्चे इस ट्रक में सो जाते हैं। अब जब शहर में अगले दिन ये ट्रक पहुंचता है और सब्जियां वगैरह उतारी जाती है तो पता चलता है कि कुछ बच्चे इसके अंदर मौजूद थे। रायन कहता है कि मुझे छूना मत, नहीं तो मार दूंगा। अब उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी तो शेखर यहाँ खड़ा खड़ा सोचता है कि ये जरूर अपने गाँव से भाग कर आए हैं या फिर कोई अनहोनी होगी, इसलिए तो वो पहले इन्हें बिठा करके नाश्ता करवाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव छोड़ दूं। जिस पर रायन कहता है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, आप मुझे कोई काम दिला दीजिए। और अब उसी शहर में सब्जी भाजी का काम करके लेबरगिरी करके ये कुछ पैसे कमा लेता है और फिर शेखर को ही कहता है कि मुझे सिर्फ इतने ही पैसों की जरूरत है, बाकी के पैसों के लिए आप मुझे कोई किराया का कमरा दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं मेरे बहन भाइयों को यूं ही खुले में नहीं सुला सकता। और ऐसा करते करते वक्त आगे निकलता जाता है। अब ये सभी बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और इनका एक फास्ट फूड चाइनीज कॉर्नर भी होता है। अब जो शेखर जिन्होंने इसे बचपन से पाला होता है, कुछ गुंडे आकर इनसे कहते हैं कि शेखर भाई हमें तुम्हारी दुकान खरीदनी है। जहाँ पर शेखर बताता है कि अगर उन तीनों भाइयों में से किसी एक को भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर उनकी दुकान खरीदने के लिए आए हो तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। इतने में ही यहाँ पर मुत्तु पहुंच जाता है, जैसे कि शराब पीने की आदत थी, और ये दोनों उसे कहते हैं कि भाई हम तेरी दुकान खरीदना चाहते हैं और अगर तू दुकान नहीं देगा तो हम दौरई भाई से बात कर लेंगे, वो तुझे कूट पाट के तेरा पूरा हिसाब कर देंगे। इस बात को सुनकर मुत्तु को गुस्सा आता है और वो उस खरीदार के शख्स के सर पर जोरदार बियर की बोतल मार देता है। इसी बीच वहाँ पर उससे प्यार करने वाली मंगला पहुँचती है और कहती है कि लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं छोड़ देता, ऐसे ही लड़ता झगड़ता रहेगा तो पुलिस उठा करके ले जाएगी। और वह रात को जाकर काथवा रायन यानी कि जो बड़े भैया होते हैं उनसे मुत्तु की शिकायत करती है और बोलती है कि भैया आपको तो पता ही है मैं मुत्तु से कितना प्यार करती हूँ, मगर वो हर दिन झगड़े वगड़े करता रहता है और मेरी जगह किसी कामाक्षी नाम की लड़की पर डोरे डालता रहता है, तो प्लीज आपसे समझाइए, हम दोनों की शादी करवाइए ताकि हम हमारी लाइफ को आराम से जी सके। अब जैसा ही मुत्तु दुकान पर आता है, रायन उसे समझाता है कि भाई तेरी आजकल शिकायत वगैरह आ रही है, तू कर कह रहा है, मानेगा नहीं क्या। कि तभी घर से दुर्गा का फोन आता है कि आते टाइम मेरे लिए चिकन और मंचूरियन राइस लेते हुए आना। घर बैठकर ये सभी आराम से डिनर वगैरह करते हैं। इसी बीच दुर्गा बताती है कि शेखर भाई ने कहा था कि आज मॉर्निंग में
बार में मुत्तू ने कोई झगड़ा किया है और अब ये बात दोराई भाई तक पहुंच चुकी है। अब दोराई भाई क्या होते हैं, इस शहर के बहुत बड़े गुंडे टाइप से होते हैं। इन बिटवीन दोराई भाई की भी स्टोरी बताई जाती है कि इनका एक रेबल गैंग के साथ पंगा था जो कि सेतु रमन के फादर थे। तो दोराई ने सेतु भाई के फादर को मार दिया। अब दो गैंग्स में ये लोग डिवाइड हो चुके थे। एक तरफ जहाँ शहर का आधा हिस्सा दोराई देखा करता था, वहीं शहर का दूसरा हिस्सा सेतु देखा करता था। मगर इनके बीच कोई एक ऐसी डील थी जिसकी वजह से 5 साल से अभी तक कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। अब यही सारी बातें पुलिस स्टेशन में कमिश्नर सरगुनम सुन रहा था। सरगुनम का प्लान ये था कि कैसे भी करके अगर इन दोनों बड़े बड़े गैंग्स के बीच में झगड़ा हो जाए, यानी कि दोराई और सेतु, तो शहर के ये जो दोनों काले कुत्ते हैं ये खत्म हो जाएंगे और शहर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और अब जैसा कि खरीदार ने दोराई भाई के नाम की हूल दी होती है, तो रायन यहाँ पर हाथ जोड़कर दोराई भाई के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे भाई मुत्तू से गलती हो गई, मगर जो दुकान वो खरीदने वाले थे वहाँ की जगह भी तो आपने ही दिलवाई थी, अब आप ही अगर उसे हटवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जहाँ पर दोराई कहता है कि ठीक है, उस खरीदार को तो मैं समझा दूंगा, मगर अगली बार अगर मुत्तू ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और तू तो जानता है ना कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। मगर रायन भी कोई कम खतरनाक नहीं था। आज से करीब 10 साल पहले उसकी बहन को किसी ने छेड़ा था, इसलिए उसने उन तीनों को हाथ पैर तोड़कर सीधा कर दिया था। और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो एक अनजान शख्स उससे टकरा जाता है। होता तो वो भी गुंडा ही है, और वो रायन को कहता है कि ये तू जानता नहीं है कि मैं दोराई भाई का आदमी हूँ, तुझे यहीं पर फोड़ दूंगा। इतने में ही दोराई भाई उसे बुलाते कि इधर आ, वो रायन है और उससे कभी पंगा मत लेना। इन बिटवीन यहाँ पर मुत्तू को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, क्योंकि जिस खरीदार का सर फोड़ा गया था उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी थी। तो पुलिस स्टेशन में जाकर के रायन कहता है कि मेरे भाई मुत्तू को छुड़वा दीजिए, जिस पर पुलिस स्टेशन वाला कहता है कि तुम रायन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए अभी तक एफआईआर दर्ज करवाई नहीं है। अगर तुम कंप्लेंट वापस हटाना चाहते हो तो तुम्हें उस खरीदार से ही बातचीत करनी पड़ेगी। तो रायन यहाँ पर सीधा पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और कहता है कि देखो भाई, तुम जो भी हो, अगर मेरे भाई के ऊपर से केस या फिर कंप्लेंट नहीं हटी तो भले ही मैं जेल चल जाऊंगा, मगर तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर तो खरीदार डर जाता है और कंप्लेंट वापस ले लेता है। और यहाँ पर हमें तीसरे भाई मानिक की भी स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि खतरनाक तो होता ही है। एक बार उसने कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने के लिए नाम दिया होता है, और अब इसी नेतागिरी के चक्कर में दूसरी पार्टी जो कि एक एमएलए का बेटा होता है वो उस पर गुस्सा जाता है और इनके बीच में खूब कुटाई पटाई हो जाती है। मगर मानिक भी लड़ने में कुछ कम नहीं था। और अब रात को मुत्तू दारू के नशे में सीधा पहुंच जाता है मंगला के पास में। अब यहाँ पर इनके बीच में प्यार का गाना भी आता है, इन दोनों के बीच में लव बढ़ जाता है। वहीं पर घर पर मानिक अपने बड़े भाई कातफरैन को कहता है कि भैया बात ऐसी है कि मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मगर एमएलए का बेटा जो कि मेरा अपोनेंट है वो हर बार मुझे डराता धमकाता रहता है, हमें कुछ तो उसका करना ही पड़ेगा। जहाँ पर मुत्तू कहता है कि ठीक है, दोराई भाई के आदमी ले जाकर उसे पिटवा देते हैं और तुम्हें प्रेसिडेंट बनवा देते हैं। जहाँ पर कातफरैन हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि पहले तुम प्रेसिडेंट बनोगे, फिर तुम्हारे पीछे और गुंडे आएंगे, उन गुंडों के पीछे पुलिस वाले आएंगे, उन पुलिस वालों के पीछे फिर कोई एक बड़ा नेता होगा, और उस नेता के पीछे कोई और बड़ा बिजनेसमैन होगा, और ये झगड़े आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए इस मैटर को यहीं दबा दो और अपना नाम उस प्रेसिडेंटशिप से वापस ले लो। मीनवाइल कमिश्नर सरगुनम, जो कि इस शहर से उन दोनों गैंग्स को खत्म करवाना चाहते थे, इसलिए वो एक बड़ा प्लान बनाते हैं। कुछ लोग भिजवाकर सेतु पर हमला करवा देते हैं। अब सेतु की यहाँ पर 2 वाइफ होती है, एक वाइफ जो मेन घर में रहती थी और दूसरी वाइफ जो कि शहर से बाहर एक दूसरे छोटे घर में रहा करती थी। तो जब वो छोटे घर में जाया करता था तो वहाँ पर सिक्योरिटी कम ही थी, यानी कि 3-4 लोग ही थे। अब जैसे ही सेतु पर हमला होता है तो सेतु को लगता है कि ये हमला मुझ पर दोराई भाई ने करवाया है, जबकि ये हमला कमिश्नर ने करवाया था। इन बिटवीन दुर्गा को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं। लड़का गवर्नमेंट जॉब में था और उसके पिता रायन से डिमांड करते हैं कि शादी में लड़की को क्या दोगे। अब वैसे तो ये गरीब लोग होते हैं, तो रायन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी दुकान दुर्गा के नाम करवा दूंगा और ऊपर से शादी का सारा खर्च भी हम लोग ही उठा लेंगे। जिस पर रात में इन चारों भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है। मुत्तू और मानिक कहते हैं कि अगर दुकान दुर्गा के नाम कर देंगे तो हम क्या कमाएंगे, और दुर्गा भी कहती है कि भैया बात तो सही है, क्योंकि शादी करके मैं तो सेट हो जाऊंगी, मगर बिना दुकान के आप लोग कैसे पैसा कमाओगे। अगर ऐसी शादी करनी है तो मुझे ये शादी करनी ही नहीं। मगर रायन कहता है कि जब हम लोग इस शहर में आए थे तो क्या हमारे पास दुकान थी, हमने कैसे तैसे करके अपना जुगाड़ किया ही था ना, तो इसी तरीके से आगे भी कर लेंगे, मगर दुर्गा की शादी नहीं रुकेगी। वहीं दूसरी तरफ सेतु, जो कि अपना बदला लेने के लिए दोराई भाई के बेटे को मरवाना चाहता होता है, मगर जिस रात वो ये प्लान बनाकर अपने लोगों को भिजवाता है, उसी रात दारू के नशे में मुत्तू दोराई के बेटे और उनके लोगों से झगड़ा कर बैठता है। इन बिटवीन यहाँ पर सेतु के लोग भी पहुंच जाते हैं और खूब मार कुटाई होती है और करीब 11-12 लोग मारे जाते हैं। हालांकि
हालांकि कमिश्नर वहां पर मौजूद जरूर था, मगर वो इस मैटर को और ज्यादा भड़कने देना चाहता था। और जैसा कि अब उस लड़ाई के अंदर मुत्तू को चाकू लग चुका था तो वो भी घर पर आया था। दुर्गा उसके टाँके लगा रही थी। ये लोग उसे हॉस्पिटल या फिर कोई बड़ी जगह नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर ले जाते तो पुलिस केस बनता और फिर पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती और झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता। इसी बीच दोराई भाई के लोगों को लगता है कि उसके बेटे को जिसने मारा वो था मुत्तू रायन। तो वो सीधा काथवा रायन को फोन करता है और बोलता है कि तेरे छोटे भाई ने मेरे बेटे को जान से मार दिया, जो कि विलायत से पढ़कर आया ही था और हम उसकी शादी करवाने वाले थे। अब अगर अपनी भलाई चाहता है तो सिर्फ तेरे मुत्तू भाई को मेरे पास छोड़ दे, नहीं तो अगले दिन हम सब तेरे घर पर आएंगे और तुम चारों को ही खत्म कर देंगे। इस बात को सुनकर के तो काथवा रायन यानी कि जो मेन पर्सन है अपना धनुष, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अगले दिन अपने पूरे परिवार पर खतरा ना आ जाए इसीलिए वो रात को ही पहुंच जाता है और दोराई भाई के लोगों इंक्लूडिंग दोराई भाई को पंचर बनाने वाले गैजेट से मार मार कर उन्हीं का पंचर बना डालता है। एंड लिटरली द फाइट वाज एपिक। मगर घर आने के बाद में वो मुत्तू को झापड़ और मारता है कि तेरी वजह से आज हमारे परिवार पर इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर तूने दारू पी कर के उस रात दोराई भाई के बेटे से झगड़ा नहीं किया होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। और अब तो ये बात सेतु तक भी पहुंच चुकी होती है, मगर वो ये कंफ्यूजन में था कि भाई हमने तो ना उसके बेटे को मारा ना दोराई भाई को मारा, मगर प्लानिंग तो इसकी जरूर बनाई थी। तो आखिर ये तीसरा गैंग आया कहां से जिसने इतने बड़े गैंगस्टर को जान से मार दिया। अब जिसने उसे मारा है तो ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं तो कल को अपना ही पत्ता साफ हो जाएगा। तो अब सेतु की गैंग पूरी तरीके से ढूंढने लगती है शहर के अंदर कि आखिर दोराई गैंग को किसने खत्म किया। और फिर फाइनलाइज उन्हें पता चल ही जाता है कि ये कांड जिसने किया है वो है काथवा रायन। तो ये रायन को बुला लेते हैं अपने ऑफिस में। सेतु कहता है कि दोराई को तूने मारा क्या? अच्छा बताना कैसे मारा और कहाँ मारा, कितना मारा बताना। रायन कहता है कि देखो भैया, आप गलत शख्स को पकड़ कर ले आए हो। मैं तो छोटा आदमी हूँ, शहर के अगली वाली रोड पर एक छोटा सा चाइनीज फास्ट फूड कॉर्नर चलाता हूँ। मेरे छोटे छोटे 2-3 भाई बहन है। आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो हूँ नहीं। लेकिन सेतु तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, तूने ही मारा है दोराई को। एक काम कर, अब तू हमारी गैंग में मिल जा और मेरे लिए काम करना शुरू कर दे। जिस पर रायन कहता है कि सोचो अगर इतने बड़े गैंगस्टर को किसी ने जान से मारा होगा तो क्या वो तुम्हें नहीं मार सकता। ये बात सुनकर तो सेतु के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ यार शायद तू नहीं होगा, तू जा यहाँ से। मगर मनी मन उसको ये पता था कि ये बंदा वही है जिसने ये सारे कांड किए और 12-13 लोगों को मौत के घाट उतारा है। घर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि यार मेरी बहन की शादी होने वाली है अगले महीने। ऊपर से सेतु को भी लगने लगा है कि मैंने ही दोराई भाई को जान से मारा है, तो कल को वो मुझे भी अपने रास्ते से हटाने के लिए कहीं मेरे भाई बहनों को नुकसान ना पहुंचा दे। खैर जो भी हो, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है। इन बिटवीन सेतु के लोग रायन को मारने के लिए प्लान बिछा लेते हैं, मगर रायन भी बहुत खतरनाक शख्स था और वो एक एक करके उनके सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इन बिटवीन कमिश्नर सोचने लगता है कि यार ये शहर में चल क्या रहा है। एक तरफ जहाँ पर दोराई और दोराई के लोग मारे गए, पूरी गैंग साफ हो गई, वहीं पर सेतु के भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। और अब वो पूरे शहर पर नजर रखने लगता है और कहीं ना कहीं उसे रायन पर शक भी हो जाता है। और जैसा कि अब अगले दिन दुर्गा की शादी होने वाली थी, तो शादी में कोई पंगा ना हो इसलिए एक रात पहले रायन निकल पड़ता है सेतु को जान से मारने के लिए। मगर इस बार सेतु अपने लोगों के साथ ऑलरेडी तैयार खड़ा था उसके साथ बड़ी जंग लड़ने के लिए। अब यहाँ पर अकेला रायन ऑलमोस्ट 18-20 लोगों को पेल पाल देता है। अब इस बीच सेतु ने क्या किया होता है कि उसकी बहन दुर्गा को कब्जे में ले लिया होता है। तो रायन अपनी बहन को छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर तभी मुत्तू और मानिक पहुंच करके काथवा रायन के पेट में चाकू डाल देते हैं। रायन फिर भी ये कहने लगता है कि दुर्गा को बचाओ, दुर्गा मुसीबत में है। मगर ये दोनों भाई जो कर बैठे थे इन्हें होश भी नहीं था। अब बेसिकली थोड़े दिन पहले सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए मुत्तू और मानिक पैसा कमाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। हर दुकान पर पूछ रहे थे कि भाई कोई काम वगैरह है क्या। तो सेतु के लोगों ने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोल दिया था। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद में सेतु ने कहता है कि मुझे एक शख्स मारने के लिए आने वाला है, तो तुम लोग उसे टपका देना, बदले में बहुत पैसा दूंगा। मगर इन दोनों को ही नहीं पता था कि जो शख्स सेतु को मारने आने वाला है वो इन्हीं का भाई निकलेगा। इन बिटवीन दुर्गा भागती हुई पहुंचती है अपने घायल भाई रायन के पास में। उसे ये लोग छोटे से क्लिनिक में लेकर के जाते हैं। एक नर्स उसके टाँके वगैरह लगाने लगती है, मगर तभी वहाँ सेतु के लोग पहुंच जाते हैं और अगेन यहाँ पर खूब मार कुटाई होती है। हालांकि रायन तो एक बेड पर पड़ा होता है, तो शेखर भाई और दुर्गा उन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। किसी के सर पर बोतल फोड़ देते हैं, किसी के पेट
में कैंची घुसा देते हैं और एट द एंड इन सभी को खत्म कर देने के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये शहर अब जीने के लिए ठीक नहीं है, कहीं और जाकर के जीना पड़ेगा। और अब जैसा कि नेक्स्ट डे शादी थी तो मुत्तू और मानिक तो शादी के अंदर पहुंचे होते हैं, मगर उनकी बहन दुर्गा ही वहां पर नहीं होती, क्योंकि इन दोनों भाइयों को नहीं पता था कि सेतु ने इनकी बहन को अगवा कर लिया था और अब तो दुल्हन नहीं है तो शादी भी टूट जाती है। मीनवाइल शहर के एक दूसरे कोने पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर ये अकेले ही एक घर लेकर रायन का इलाज कर रहे होते हैं। दुर्गा पूछती है कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, जहां पर रायन पूछता है कि बहन दुर्गा तेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, तुझे लोग उठा करके क्यों ले गए, तुझे इतनी सारी चोटें क्यों लगी। मगर ये दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। जहाँ पर शेखर बताता है कि जब तुम्हें सेतु के लोग मार रहे थे तो दुर्गा जब वहाँ से निकल भागी थी, तभी सेतु का एक शख्स दुर्गा को एक कोने में पकड़ के ले गया, उसके साथ रेप किया और फिर उसे छोड़ दिया। ये बात सुनकर तो रायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दुर्गा को ये बात पता चलती है कि जिसने रायन को पेट में चाकू डाला वो और कोई नहीं मुत्तू और मानिक। तो अब इन दोनों भाई बहनों के ही दिल में अलग अलग जगह गुस्सा भर चुका होता है। जहाँ पर रायन कहता है कि दुर्गा मैं तुझे तेरा बदला दिलवा कर ही रहूंगा। इन बिटवीन वो खुद को भी पूरी तरीके से तैयार कर रहा होता है एक बड़ी जंग के लिए। मीनवाइल शेखर पहुंचा होता है सेतु के पास में और बोलता है कि तेरे बंदे ने दुर्गा के साथ रेप किया, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मुझे तेरा बंदा सौंप दे, क्योंकि तेरी बीवी इस वक्त रायन के कब्जे में है। अब अपनी दूसरी बीवी को छुड़वाने के लिए सेतु अपने बंदे को रायन के हवाले कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों भाई बहन उसे खूब मारते हैं, पीटते हैं। रायन तो बैठा बैठा बस खाली नाखून खा रहा था और वहीं दुर्गा अपने रेप का बदला लेने के लिए उस शख्स के हाथ पैर काट देती है और उसकी जान ले लेती है। और फिर ये दोनों बैठकर आराम से चाय पीते हैं कि अब बाकी दूसरे गुंडों की बारी है। इन बिटवीन मानिक शेखर भाई को कॉल करके कहता है कि हम जानते नहीं थे कि सेतु ने हमें जिस शख्स को मरवाने के बारे में बोला था वो हमारे रायन भाई होंगे, हमें तो उनसे माफी मांगनी है, प्लीज आप एक बार आकर के इस मैटर को सुलझाओ और हमारी भाई से वापस सॉरी वगैरह बुलवा करके घर को वापस से जोड़ दो, वरना ये घर हमेशा के लिए टूटा ही रह जाएगा। अब शेखर उससे बात करने के लिए पहुंचा होता है, मगर तभी पीछे से सेतु आकर उसकी जान ले लेता है और अगले दिन उसे घर के ऊपर लटका देता है। दूर खड़े होकर रायन और दुर्गा ये शेखर भाई का ये हश्र देख रहे थे, क्योंकि वही एक शख्स थे जिन्होंने पहली बार शहर में आकर के उनकी हेल्प करी थी। इन बिटवीन कमिश्नर रायन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब वो क्या प्लान है वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद में, जहाँ पर रायन खुद की गैंग बना चुका होता है, वहीं पर सेतु खुद की गैंग बना चुका होता है और कमिश्नर इनके इस गुंडागर्दी से परेशान हो चुका था, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट 38 से 40 लोग मौत के घाट उतर चुके थे और शहर को शांत करने के लिए कमिश्नर ने इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की बात करी होती है। खैर अब ये जो दोनों भाई होते हैं यानी कि मुत्तू मानिक, ये तो आकर के सीधा रायन के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में आप पर हमला कर दिया, हम तो ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। खैर अब जो भी हुआ कॉम्प्रोमाइज के चलते ये सभी कुछ शांत हो चुके होते हैं। एंड देन कहानी में एक बहुत बढ़िया सॉन्ग आता है, सभी दमदार डांस वगैरह करने लगते हैं। आज दशहरा था और रावण को जलाया जाने वाला था, मगर सेतु जिसके दिल में अभी भी अपनी पत्नी को अगवा करने वाले के लिए दिल में खुन्नस थी, इसलिए वो रायन को जान से मार डालना चाहता था, मगर उसे क्या पता था कि मौत तो उसी का पीछा कर रही है। वहीं पर दुर्गा जो कि रायन पर हुए हमले का बदला छोटे भाई मुत्तू से लेना चाहती थी, इसलिए वो उसे चाकू से मार डालती है। और अब देखते ही देखते पूरा जो त्योहार का माहौल था वो बिगड़ जाता है, हर कोई झगड़े पर उतर आता है। जहाँ सेतु सोच रहा था कि वो अपने लोगों को भिजवा करके रायन को मरवा देगा, मगर रायन तो उल्टा ही जंगल का शेर बनकर उनका शिकार करने पर तुला हुआ था। और फिर एट द एंड काफी ज्यादा मार कुटाई के बाद में रायन सेतु को तेल लगाकर वहीं पर आग लगा देता है। और अब हमें यहाँ पर कमिश्नर का वही सीक्रेट प्लान पता चलता है। तो बेसिकली कमिश्नर ने रायन को ये कहा था कि इस वक्त शहर में दंगे बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं, क्रिमिनल रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और ये सब कुछ सेतु की वजह से हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम सेतु के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ना चाहते हो, तो पहले मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तुमको एक साथ मिलाऊंगा और जिस रात उसके सारे गुंडे आ चुके होंगे तुम अकेले जाकर के उन्हें खत्म कर देना। अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें नई आईडी और बहुत सारा पैसा दे दूंगा ताकि तुम शहर के बाहर जाकर के अपनी एक नई लाइफस्टाइल शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर उस लड़ाई में मारे गए तो तुम्हारी बहन का सारा खर्चा, एजुकेशन, लाइफस्टाइल वो मैं हैंडल कर लूंगा। और इसी के चलते रायन ने उस त्योहार में सभी की मट्टी प्लेट एक करके रख दी थी। और अब जैसा कि मंगला एक बच्चे को पैदा कर चुकी थी जो कि मुत्तू का बेटा था, वो कहती है कि इस गंदे माहौल में मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकती। तो रायन उस बच्चे को और अपनी
बहन को लेकर के शहर से कहीं दूर निकल जाता है। हालांकि कमिश्नर का प्लान कुछ और ही था कि जब वो पैसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा तो वो रायन को भी मार देगा, मगर रायन तो इस वक्त यहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि रायन तो जंगल का राजा था जिसे कि छोटे मोटे सारे प्लान्स के बारे में मालूम था। इसलिए वो अपनी लाइफस्टाइल अलग निकालने के लिए एक अलग जगह निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करता हूँ इस मूवी के रिव्यू की। ये मूवी है एक नंबर की झेंडू। पता नहीं क्यों कुछ लोग इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के ऊपर पागल थे, भैया हमको ये देखनी है, रायन लाओ रायन लाओ। पता है तुम लोग है ना कोई डाई हार्ट मूवी के फैन नहीं हो, तुम हो ट्रेंड के कीड़े। मतलब कि कोई नई मूवी आई है, कोई क्रिएटर है जो ऐसी ही मूवीज को वीडियो क्लिप के साथ बनाता है तो उसके उंगली करना शुरू कर दो। कभी कभी कुछ मूवीज ऐसी होती है जो दिल को छूती है, जैसे कि MS धोनी हो गई, रॉकस्टार हो गई, तकदीर हो गई, KGF हो गई। तो ये लोग दिल से देखना चाहते हैं, उन हीरोज, उन एक्टिंग, उस मूवी को प्यार करते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन की डिमांड करते हैं। मगर तुम लोग जो ये वाली मूवीज की डिमांड करते हो ना, ये कोई तुम इसके डाई हार्ट फैन नहीं हो, बस खाली ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए ऐसी चूतिया पिक्चरों की डिमांड करते हो। खैर मेरा काम था मूवी को एक्सप्लेन करना, तो जिसे भी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखना था वो तो मजे लेकर के निकल जाएगा। मगर जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ये रिव्यू उनके लिए था कि इस मूवी पर पैसा खर्च करने के लिए देखना ही मत, OTT पर भी आने का वेट मत करना। इतनी सर पकाऊ और बेकार पिक्चर है ये, फालतू कत्ल हो रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं है, यूं ही रेप हो रहा है, यूं ही लोगों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है और सिर्फ धनुष के नाम पर डायरेक्टर ने अच्छे पैसे दाबने के लिए पिक्चर बना दी। तो खैर मूवी से तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ही, और उन फालतू के कमेंटर्स से भी डिसअपॉइंटेड हूँ जो कि सिर्फ ट्रेंड के साथ चल करके नई मूवीज को देखना चाहते हैं, कोई डाई हार्ट फैन नहीं है। बीइंग अ क्रिएटर मैं चाहता हूँ कि मैं उन मूवीज को लेकर के आऊँ जो आप हमेशा से दिल में कहीं एक जगह बना करके रखते हैं, उन मूवीज को प्यार करते हैं, वो मूवीज लाना चाहता हूँ, ये फालतू की नहीं लाना चाहता। पर क्या करूँ, एक तो मैं अपने बोले गए कमिटमेंट से ही परेशान हूँ कि जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम, तो इस चक्कर में मुझे डिमांड के चलते ये मूवीज लानी पड़ती है। तो चलो, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब करना, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो जहाँ पर मैंने दिल की जेन्युइन बातें बोली है तो भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आजकल जेन्युइन क्रिएटर इस कैटेगरी में बचे ही नहीं है। तो इस कैटेगरी को सस्टेन करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर दिल से अच्छी लगी हो मेरी बातें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे सचमुच आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए फिर आगे एक और बढ़िया मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, मगर इस बार अच्छी मूवी की डिमांड करना मेरे भाई। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।